नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त RK। काजल, हम अक्सर टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम उस चीज को मैनेज करना भूल जाते हैं जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो है लाइफ मैनेजमेंट, यानी जीवन प्रबंधन। क्या फायदा उस सफलता का जहां आप बाहर से तो जीत जाएं, लेकिन अंदर से खाली और बेचैन रहें। बिल्कुल सही। आज हम जिस किताब को डिकोड करने जा रहे हैं वो आपको सिर्फ सफल होना नहीं बल्कि शांत रहकर सफल होना सिखाएगी। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और मैनेजमेंट एक्सपर्ट पंडित विजय शंकर मेहता की बेस्ट सेलर किताब जीने की राह के बारे में। ये किताब शरीर, मन और आत्मा के उस तालमेल यानी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में है, जिसे अगर आप सीख लें तो आप बाहर से एक बेहतरीन मैनेजर और अंदर से एक ऋषि बन सकते हैं। ये किताब आपके करियर और परिवार दोनों को संभालने का ब्लूप्रिंट है। तो अगर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में ठहराव और सही दिशा ढूंढना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके जीवन जीने का तरीका बदल देगा। चलिए सही राह पर चलते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। देखिए, हम सबके आसपास ऐसे लोग होते हैं, या शायद हम खुद भी उनमें से एक हों, जो बाहर से देखने पर एकदम परफेक्ट लगते हैं। अच्छी नौकरी, बढ़िया घर, सोशल मीडिया पर तो हमेशा खुशी दिखते हैं। लेकिन अगर कभी उनसे अकेले में बात करने का मौका मिले तो पता चलता है कि अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक खालीपन है। बिल्कुल। तो आज की हमारी खोज का मिशन यही है, ये समझना कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बाहरी सफलता के साथ साथ भीतरी शांति का ये जो संतुलन है उसे पाया कैसे जाए। और इस किताब के विचार, मुझे लगता है, इसमें हमारी काफी मदद करेंगे। ये आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना है ना? हम सब कुछ हासिल करने के लिए दौड़ते हैं और जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि मन बिल्कुल खाली है। ऐसा लगता है जैसे हम एक बहुत शानदार गाड़ी में तो बैठ गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। तो ये किताब कहती है कि दिक्कत हमारी मेहनत में नहीं है, दिक्कत हमारे नक्शे में है। हमने एक तरह से नक्शा ही उल्टा पकड़ा हुआ है। नक्शा उल्टा पकड़ा हुआ है, ये बात बहुत दिलचस्प है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही इसी झकझोर देने वाले विचार से होती है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को उल्टे क्रम में, एक रिवर्स ऑर्डर में जी रहे हैं। बिल्कुल। सोचकर देखिए हमारा क्रम क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पर है प्रोफेशनल लाइफ। हमारी सारी ऊर्जा, हमारा सारा समय, हमारी सारी क्रिएटिविटी, सब कुछ काम पर लगता है। हाँ, ये तो है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो जाता है हमारी फैमिली लाइफ को। और सबसे आखिर में अगर कभी महीने 2 महीने में कोई पल मिल गया, तब जाकर हम अपने निजी यानी अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं। हमने प्राथमिकताएं ही उल्टी सेट कर रखी हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये असल दुनिया में जीने का तरीका नहीं है? मतलब पहले करियर बनाओ, सेटल हो जाओ, उसके बाद ही तो बाकी चीजों पर ध्यान दे पाओगे। अगर कोई शुरू से ही सिर्फ अपने ऊपर काम करने में लग जाएगा तो क्या वो दुनिया की दौड़ में पीछे नहीं रह जाएगा? ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ज्यादातर लोग यही तर्क देते हैं। लेकिन लेखक यहीं पर एक बुनियादी गलती की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि इस उल्टे क्रम का नतीजा क्या है? अशांति। हाँ, सफलता मिलती है, पैसा आता है, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन मन की शांति गायब हो जाती है। हम बाहर से अमीर और अंदर से कंगाल होते चले जाते हैं। तो समाधान क्या है? इस पूरी दौड़ की दिशा को ही पलट देना। यानी सही क्रम होगा। हाँ। सबसे पहले निजी जीवन, मतलब खुद पर काम करना। हाँ। सबसे पहले मैं। हर दिन की शुरुआत अपने लिए हो, योग, प्राणायाम, ध्यान या बस 5 मिनट शांति से बैठना। जब आप अंदर से शांत और मजबूत होते हैं तब आप दूसरे पायदान पर आते हैं, आपका पारिवारिक जीवन। वहां आप ज्यादा प्यार, ज्यादा धैर्य और ज्यादा समझ के साथ पेश आते हैं। और जब कोई इंसान निजी जीवन से परिपक्व और पारिवारिक जीवन से तृप्त होकर अपने काम पर यानी तीसरे पायदान पर जाता है तो सोचिए उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तब तो उसके काम में एक अलग ही क्वालिटी होगी। वो काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को व्यक्त करने के एक माध्यम की तरह देखेगा। ठीक पकड़ा आपने। किताब में महाभारत का एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में कंफ्यूज थे, हताश थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे ये नहीं कहा कि चलो काम पर लगो, बाण चलाओ। नहीं। उन्होंने पहले गीता का उपदेश दिया। बैटरी को चार्ज करना था। जब अर्जुन अंदर से स्थिर हो गए तब उन्हें उनके पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य की याद दिलाई गई और सबसे आखिर में उन्हें युद्ध यानी उनके प्रोफेशनल काम के लिए तैयार किया गया। नतीजा हम सब जानते हैं। वाह,
मतलब जीवन का क्रम सीधा करो तो जीत निश्चित है। ठीक है, मान लेते हैं हमने क्रम सीधा कर लिया, सफलता भी मिल गई, अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन किताब कहती है कि यहाँ एक नया जाल बिछा होता है, खास या विशिष्ट होने का जाल। और ये बहुत खतरनाक जाल है। देखिए, सफलता मिलना आपके परिश्रम का फल है, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन सफलता मिलने के बाद ये सोचना कि मैं अब आम नहीं रहा, मैं बहुत खास हूं, ये अहंकार की शुरुआत है। हाँ, और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। ये तो हम रोज देखते हैं। लोग अपने काम से ज्यादा अपनी इमेज की चिंता करने लगते हैं। उनका सारा ध्यान इस पर लग जाता है कि दुनिया उन्हें असाधारण माने, उनकी तारीफ करे, सोशल मीडिया पर उनके कितने फॉलोअर्स हैं। काम पीछे छूट जाता है, दिखावा आगे आ जाता है। बिल्कुल, और इसका आध्यात्मिक समाधान बहुत गहरा है। किताब कहती है, जितना हम बाहरी दुनिया को जानने में समय लगाते हैं, उतना ही समय खुद को जानने में भी लगाना होगा। एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, निर्विशेष। निर्विशेष, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है विशेषणों से रहित होना। मतलब उन लेबल्स, उन तमगों से खुद को न जोड़ना जो हमारे खास होने की भूख को और बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई एक अच्छा लेखक है, ये उसकी पहचान है। लेकिन जब वो खुद को देश का सबसे बड़ा लेखक मानने लगता है, तो वो अपने काम से ज्यादा उस विशेषण का गुलाम बन जाता है। समझे। तो निर्विशेष होने का मतलब है कि अपने काम पर ध्यान दो, अपनी उपाधि पर नहीं। तो कहीं हम आलसी और दिशाहीन तो नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। किताब कहती है कि प्रेरणा काम में उत्कृष्टता हासिल करने की होनी चाहिए, खास दिखने की नहीं। दुनिया का सबसे असाधारण काम करते हुए भी अंदर से एक साधारण इंसान बने रहना संभव है। जब ऐसा होता है तो सफलता सिर पर चढ़कर नहीं बोलती, वो आपके पैरों के नीचे मजबूत जमीन बन जाती है। वो अशांति नहीं बल्कि गहरी संतुष्टि देती है। ये निर्विशेष या सामान्य बने रहने की बात बहुत दिलचस्प है, और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तो हमारे रिश्तों में ही होता है, जहां अहंकार सबसे ज्यादा टकराता है। खासकर जब लोग सफल और व्यस्त हों तो घर पर तनाव बढ़ना आम बात है। किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब रिश्तों के लिए बहुत प्यारे और व्यवहारिक नुस्खे देती है। एक सूत्र है, जितना झुकना आएगा रिश्ते उतना ही ज्यादा मजा देंगे। अब झुकना शब्द सुनते ही कई लोगों का अहंकार जाग जाता है कि मैं क्यों झुकूं, है ना? इसीलिए व्यस्त और सफल लोगों को भक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई है। भक्ति मतलब पूजा पाठ करना? नहीं, यहाँ भक्ति का मतलब बहुत व्यापक है। भक्ति का मतलब है एक समर्पित और विनम्र भाव। एक भक्त को अपने इष्ट के सामने झुकने में आनंद आता है, अपमान महसूस नहीं होता। अच्छा। जब आप अपने पार्टनर या परिवार के सदस्यों के प्रति वही भक्ति, वही प्रेम और समर्पण का भाव रखते हैं, तो आपका अहंकार बीच में नहीं आता। तब झुकना एक बोझ नहीं बल्कि प्यार जताने का एक तरीका बन जाता है। ये बात तो बहुत गहरी है। लेकिन आजकल की भागदौड़ में जब दिन भर काम का स्ट्रेस होता है, तो घर आकर ये सब याद रखना, प्यार से पेश आना, ये भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट जैसा लगता है। इसीलिए तो किताब बड़े बड़े काम करने को नहीं कहती, वो कहती है प्रेम के पौधे को संबोधन के जल से सींचो। संबोधन? हाँ, संबोधन यानी एक दूसरे को प्यार से पुकारना। सोचकर देखें, जब पति पत्नी या परिवार के सदस्य एक दूसरे को सुनो या अरे कहने की बजाय प्यार भरे नाम से या नमस्कार, जय श्री कृष्ण जैसे सकारात्मक शब्दों से बुलाते हैं, तो माहौल में कितनी गर्माहट आ जाती है। ये बहुत छोटी सी बात है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये सच है। छोटे छोटे शब्द रिश्तों की पूरी फील बदल देते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है आभार या ग्रैटिट्यूड का। किताब में इस पर भी बात की गई है। हाँ, और उसे भी एक नए नजरिए से देखा गया है। हम सब जानते हैं कि हमें उन लोगों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने हमारी मदद की है, लेकिन किताब कहती है कि ये आभार सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता ना हो। उस आभार में मैत्री भाव यानी दोस्ती का एहसास होना चाहिए। ये मुझे थोड़ा और समझना है। क्या परिवार के सदस्यों को दोस्त की तरह देखना हमेशा मुमकिन है? रिश्तों में तो अपनी कुछ सीमाएं और जिम्मेदारियां भी होती हैं। दोस्ती वाला खुलापन शायद हर रिश्ते में ना चल पाए। आपका सवाल बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्ती का मतलब सीमाओं को तोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने परिवार के सदस्यों को सिर्फ उनके रोल जैसे माँ, पिता, पत्नी, सिर्फ इन रोल्स में देखने की बजाय उन्हें एक इंसान के तौर पर देखना। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी भावनाएं हैं, अपने सपने हैं, अपनी कमजोरियां हैं। जब आप अपनी पत्नी में दोष देखते हैं
तो आप उसे अपनी हर बात बिना जजमेंट के डर के बता पाते हैं। जब आप अपने पिता में एक दोस्त देखते हैं तो आप उनके अनुभव से डरते नहीं बल्कि सीखते हैं। ये मैत्री भाव रिश्तों से बोझ हटाकर उन्हें खूबसूरत बना देता है। ये सारी बातें हमारे अंदर के माहौल को ठीक करने की हैं। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है जो किताब भी उठाती है। हम एक ही दिन में इतने अलग अलग कैसे हो जाते हैं? कभी सुबह उठकर लगता है कि दुनिया जीत लेंगे, बहुत अच्छे विचार आते हैं, और कभी शाम होते होते मन इतना चिड़चिड़ा और नकारात्मक हो जाता है कि किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मन के विज्ञान में छिपा है। किताब इसे 3 आध्यात्मिक स्तरों या गुणों से समझाती है, सत, रज और तम गुण। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे मन के 3 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। 3 ऑपरेटिंग मोड? ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका है इसे समझने का। हाँ, पहला है सतोगुण, जिसे आप क्रिएटिव मोड कह सकते हैं। जब ये मोड एक्टिव होता है तो मन शांत, साफ और अच्छे विचारों से भरा होता है। हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हम क्रिएटिव होते हैं। ओके। दूसरा है रजोगुण, यानी परफॉर्मेंस मोड। इसमें ऊर्जा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, दुनियादारी, लाभ हानि और काम पूरा करने की धुन होती है। ये दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी है। और तीसरा है तमोगुण, यानी लो बैटरी मोड। जब ये हावी होता है तो आलस, भ्रम, गुस्सा और नकारात्मकता घेर लेती है और हमसे गलत काम हो जाते हैं। वाह, ये तो एकदम साफ हो गया। तो चुनौती इन तीनों मोड्स को सही समय पर इस्तेमाल करने की है, ना कि किसी एक में अटके रहने की। बिल्कुल। दिक्कत तब होती है जब हम मीटिंग में लो बैटरी मोड में होते हैं या परिवार के साथ शांति से बैठे हुए भी परफॉर्मेंस मोड में होते हैं और हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि इन मोड्स का स्विच हमारे हाथ में कैसे आए? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। किताब में कहा गया है कि हमें इसका एक मानसिक टेस्ट करते रहना चाहिए, पर यह होगा कैसे? ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। इसका एक बहुत सरल और प्रैक्टिकल तरीका है। जैसे शरीर की बीमारियों के लिए पैथोलॉजी टेस्ट होता है, वैसे ही मन का टेस्ट होता है आत्मनिरीक्षण या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर बस शांति से बैठें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। अब आपके मन में विचार आएंगे, उन्हें रोकना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें जज भी नहीं करना है, बस उन्हें देखना है। जैसे आप सड़क पर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं। अच्छा, ये गुस्से का विचार आया, अच्छा ये भविष्य की चिंता का विचार आया, तो बस एक दर्शक बनकर देखना है। हाँ, यही साक्षी बनना है। जिस पल आप अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हैं, उसी पल आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। और जैसे ही ये दूरी बनती है, आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। आप धीरे धीरे ये पहचानने लगते हैं कि अभी मेरा कौन सा मोड एक्टिव है, और फिर आप उसे बदल सकते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। यानी हमें बाहर की दुनिया में उलझे रहने की बजाय दिन में कुछ पल अपने भीतर उतरने की आदत डालनी होगी। अच्छा, अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से पर आते हैं। हमने जीवन के क्रम, अहंकार, रिश्ते और मन के स्तरों को समझा। इन सब को मिलाकर काम की जगह पर अपने प्रोफेशन में कैसे उतारा जाए? यहीं पर जीत का संयोग बनाने की बात आती है। किताब कहती है कि हमारा व्यक्तित्व 3 चीजों से बना है, शरीर, मन और आत्मा। जब इन तीनों में सही तालमेल होता है, तभी असली जीत मिलती है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। एक तो होती है भौतिक जीत, जिसके लिए अच्छे सहकर्मी, परिवार का सपोर्ट, दोस्तों की मदद, ये सब चाहिए होता है। ये बाहरी कारक है। और आपकी आत्मा यानी आपका अंतर्मन उस सफलता का आनंद ले सके, उसके बोझ तले दबे नहीं। तो इसका व्यावहारिक रूप क्या है? एक मैनेजर या एक प्रोफेशनल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये तालमेल कैसे बनाए? इसके लिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया गया है, भीतर से ऋषि, बाहर से श्रेष्ठ प्रबंधक। भीतर से ऋषि, बाहर से प्रबंधक, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक अच्छा प्रबंधक क्या करता है? वो बाहर की चीजों को मैनेज करता है, टीम, रिसोर्स, टाइमलाइन, सब कुछ कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। लेकिन अक्सर वो खुद पर, अपने गुस्से पर, अपने तनाव पर कंट्रोल खो देता है। बात तो सही है। वहीं दूसरी तरफ एक ऋषि कौन है? जो अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों का मालिक है। उसका अपने भीतरी दुनिया पर पूरा नियंत्रण है। तो आध्यात्मिक तालमेल का मतलब है कि ये दोनों गुण एक ही व्यक्ति में हो। बिल्कुल। इसका एक ठोस उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक जरूरी प्रोजेक्ट में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई। जो सिर्फ प्रबंधक है, वो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा, टीम को दोष देगा, तनाव में आ जाएगा। लेकिन जो ऋषि प्रबंधक है, वो क्या करेगा? बाहर से वो एक प्रबंधक की तरह तुरंत एक्शन लेगा,
समस्या को सुलझाने के तरीके ढूंढेगा, लेकिन भीतर से वो एक ऋषि की तरह शांत रहेगा। वो स्थिति को व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वो काम में पूरी तरह शामिल होगा, लेकिन काम का तनाव उसके मन की शांति को भंग नहीं कर पाएगा। यही है शरीर से सक्रिय, मन से विश्राम में और आत्मा से होश में रहना। वाह, ये तो काम करने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। मतलब एक्शन पूरा, पर अटैचमेंट और तनाव जीरो। यही असली वर्क लाइफ बैलेंस है, जिसके लिए आज पूरी दुनिया परेशान है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो एक बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता सिर्फ बाहरी योजनाओं या टाइम मैनेजमेंट में नहीं है। असली रास्ता अपने भीतरी क्रम को ठीक करने, अपने मन को समझने और आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने में है। यह यात्रा बाहर से अंदर की ओर है। बिल्कुल। किताब में एक जगह कहा गया है कि परिश्रम से आपको प्रतिभा मिलती है, टैलेंट मिलता है, लेकिन सिर्फ प्रतिभा पर ही रुक नहीं जाना चाहिए। उसे परमात्मा से, यानी गहरे उद्देश्य से जरूर जोड़ना चाहिए। तो शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात यही है कि हमारी प्रतिभा, हमारी सफलता, हमारी डिग्रियां, क्या वो हमें और ज्यादा शांत और प्रेमपूर्ण इंसान बना रही है, या और ज्यादा बेचैन और अहंकारी? शायद असली चुनौती कुछ हासिल करने में नहीं है, बल्कि अपनी उपलब्धियों को अहंकार का भोजन बनाने की बजाय उन्हें अपने और दूसरों के जीवन में शांति और आनंद लाने का एक माध्यम बनाने में है। तो दोस्तों, ये थी जीने की राह की वो सीख जो हमें बताती है कि जीत का असली संयोग तब बनता है जब आपका शरीर सक्रिय हो, मन विश्राम में हो और आत्मा होश में हो। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं बनेंगे, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल इंसान बनकर जिएंगे। अगर आज आपको जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट का ये सूत्र पसंद आया, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें अपना आशीर्वाद दें। इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो काम के बोझ तले दबकर जीना भूल गए हैं। ये वीडियो उन्हें राहत देगा। और अब आज का वो सवाल जो ये तय करेगा कि आप अपनी लाइफ को कितना मैनेज कर पा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी 3 चीजों से बनता है: शरीर, मन और आत्मा। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से खुद का आकलन करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल आप अपनी जिंदगी के फैसले किससे लेते हैं? सिर्फ दिमाग यानी लॉजिक से, सिर्फ दिल यानी इमोशन से, या फिर अंतरात्मा यानी इंट्यूशन की आवाज सुनकर? आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा तरीका आपको लंबी सफलता दिला सकता है? दिमाग, दिल या आत्मा, आप किसकी सुनते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल। आपसे फिर मिलेंगे जीवन को बेहतर बनाने वाली एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सही राह चुनिए और मजे से जिए। धन्यवाद।